नमामि धन्वन्तरिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितम् जलौका दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को, मैं स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं आज आप लोगों को पंचकर्म के बारे में कुछ बताने के लिए आया हूं। हम लोग पंचकर्म के बारे में, क्योंकि अभी सीजन शुरू हो रहा है, पंचकर्म को और अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आप लोग के स्क्रीन पे कुछ पीडीएफ आएगा एंड रिटन नोट्स। कुछ तो हम नया करते हैं। मैं आदरणीय शशि मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी शशि मैडम आप पढ़ सकती हैं क्या ये चीजें? पंचकर्म के बारे में पढ़ना है। शशि मैडम, महेंद्र सर, कोई पढ़ना चाहेंगे? मनीषा मैडम, या मैं बताऊं? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? आवाज आ रही है, लेकिन स्क्रीन बना अब आ गया सर। ठीक है, अभी आया सर स्क्रीन पे जी। हाँ, तो आप शशि मैडम शुरू करिए। जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप पढ़िए, पढ़िए शशि मैडम। दिख रहा है क्या शशि मैडम को? या महेंद्र सर आप भी पढ़िए अगर आप पढ़ेंगे तो। सर इसमें अक्षर टूटे फूटे से दिख रहे हैं सारे। बमनम, रेचनम, आप नश्यम, निरूहणम, अनु। हाँ अब दिख गया सही, अब साफ है। हाँ फिर हो गया सही। हाँ, चलिए हाँ पढ़िए ना। बमनम, रेचनम, नश्यम, निर्वाचेयनुवासनम, एतानि पंचकर्माणि क्वाथतानि। इतना साफ नहीं दिख रहा है ये। क्लियर आप नहीं आ लोगों रहा में से सर, किसको? क्लियर नहीं आ रहा। वमनम, मेरे को रेचनम, मेरी आवाज आ नष्टम, रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? अनुवासनम, आ रही है सर तानि आवाज? पंचकर्माणि आदितानि मुनिस नरहि मुनीश्वरई। मुनीश्वरहि। ये कुछ कटा कटा वर्ड आ रहा सर, हाँ। उसको बंद कर, लैपटॉप बंद कर। हाँ, हाँ, वॉइस बंद। प्रथमं वमनम, पश्चात ब्रेकश्च अनुवासनम, एतानि पंचकर्माणि निर्वच्य यथासम। बस अभी देखिए, अभी आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं क्या? मैं जहाँ पे हूँ आ रहा नेटवर्क का सर, प्रॉब्लम लेकिन हो रहा है। वैसे ही कटा हुआ है। इसके पहले थोड़ी देर पहले ना क्लियर था एकदम। अच्छा, क्लियर था? एक मिनट रुक जी, जाइए। कुछ वर्ड ना क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसलिए पूरा पढ़ना दिक्कत है। कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए मैं। अभी आया क्या? हाँ सर, अभी भी नहीं आया? अब अंदाज में ही पढ़ेंगे। हाँ वमनम, प्रथमम वनम, वमनम, हाँ, पश्चात विरेच, विरेकश्च अनुवासनम, एतानि पंचकर्माणि निर्वहनानम तथा। अर्थात पंचकर्म प्रायशः शोधन की है। फिर यहाँ कटा है। आएगा फिर आएगा। इसके, जिसके, स्क्रॉल करेंगे। पंचकर्म प्रायश्चित शोधन की वह विधि है जिसके जी, द्वारा। हाँ अभी देखिए भव्य। आ रहे।
ऊपर करेंगे सर और उसको स्क्रॉल आप करेंगे, नहीं दिख रहा। किसी को रुकिए रुकिए, मैं इसको छोटा करता हूँ, 1 मिनट। जी, तो क्लियर आएगा वो। अब आया? नहीं नहीं तो सर। सर ये कुछ नेट का अभी ही क्या? है। हाँ, 1 मिनट। चिपक गया पूरा। अभी भी नहीं आ रहा ना? नहीं। नो सर। अभी देखिए, अभी आ रहा है। मैं ना कहीं और बाहर हूँ, इसलिए नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। मेरी हाँ आवाज सर। आ रही है ना? हाँ, मेरी आवाज आ आवाज। रही है सर, आवाज आ रही है, आप बोल लीजिए ना बात सर। कर रही है अच्छी। तो मैं, मेरी आवाज बस सुनिए, बाकी चीज तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा आप लोग को। हाँ जी, हाँ जी मैं सर। सब अच्छा थे, केवल सुन सुन के विद्वान हो गए थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। और आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो मेरी अगर आवाज आ रही है, अगर नहीं आएगी तो आप मुझे रोक सकते हैं कि नहीं आवाज आ रही है। अगर अभी आ रही है तो मैं बोलूं पंचकर्म के हाँ, बारे में। आ रही है सर, बोलिए सर। तो पंचकर्म का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पंचकर्म मतलब 5 कर्म। क्या होते हैं? वमनम, रेचनम, नस्यम, निरूहश्च अनुवासनम, एतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वरैः। मतलब वमन, विरेचन, नस्य, निरूह, अनुवासन, ये 5 कर्म शारंगर संहिता में बोले हैं और चरक संहिता में भी बोले हैं। लेकिन जो ये बोला है रक्त मोक्षण, ये शुश्रुत संहिता में बोला है। फिर प्रथमम वमनम, पहले वमन देना है। पश्चात विरेकश्च अनुवासनम, फिर पहले वमन, फिर विरेचन, फिर अनुवासन, ये देना है। एतानि पंचकर्माणि निरूह नावनम, तथा इसके बाद में निरूह देना है। फिर नावन नस्य, नावन मतलब नस्य। ऐसे 5 कर्म है। पहले वमन, फिर विरेचन, फिर अनुवासन, फिर निरूह, फिर नस्य। ये भाव प्रकाश में पूर्व खंड में बोला है। मतलब पंचकर्म प्रायः शोधन की वह विधि है जिसके द्वारा वृद्ध दोषों को प्रायः उत्कृष्ट कराकर उन्हें कोष्ठ में लाते हैं, मतलब शाखा से उनके निकटतम मार्ग तक लाते हैं, प्राकृत मार्ग से बाहर निकालकर त्रिदोष साम्य स्थापित करते हैं। यह पंचकर्म होता है। अब महत्व क्या बताया? चरक सूत्र 16वां अध्याय में 20वां नंबर का श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है। दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनैः, जिता संशोधन हेतु न तेषां पुनरुद्भव। मतलब कभी कभी लंघन और पाचन से हमने ट्रीटमेंट दिया और दोषों को जीत लिया, लेकिन पुनः कुपित हो सकते हैं वो दोष। जैसे कि कल हमने सुना था, एक डॉक्टर साहब के पेशेंट है जिनके पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस फिर से रिलैप्स हुआ, रिकरेंस हुआ। लेकिन संशोधन से जीते हुए दोष कभी भी पुनः कुपित नहीं होते हैं। तो ऐसे दोषों का पुनर्वर्तन नहीं होता है, वह समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संशोधन का बहुत ज्यादा महत्व है। फिर प्रयोजन क्या बताया है कि पंचकर्म जिन जिन कारणों से किया जाता है उनको 3 भागों में विभक्त किया है। आप लोग को ये सारा चीज नोट्स जो है मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, सभी लोग को ये नोट्स मिलेंगे। ये आप लोगों को बहुत काम आएगा, ये हमारे सर के नोट्स हैं। ये मतलब सिंपल चीज में जिसको पंचकर्म सीखना है शॉर्टकट, आप लोग बहुत विद्वान है लेकिन ये शॉर्टकट के लिए मैंने ये लिया है, आप लोगों को मैं दूंगा। तो पंचकर्म का 3 तरह से हम लोग देखते हैं। एक है स्वस्थ मनुष्यों को हम पंचकर्म कराते हैं। दूसरा, हम रसायन और वाजीकरण औषधियों के गुण प्राप्ति के लिए पंचकर्म कराते हैं। तीसरा, रोगानुसार पंचकर्म कराते हैं। स्वस्थ मनुष्यों में पंचकर्म करते हैं तो क्या करते हैं? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के रक्षण करने के लिए, रक्षार्थ हेतु हम लोग करते हैं। तो कुछ नित्य कर्म होते हैं, दैनिक नित्य कर्म होते हैं, वह भी पंचकर्म है। शॉर्ट फॉर्म में पंचकर्म ही है जो नित्य कर्म है। जैसे हम शौच, वॉशरूम को जाते हैं, मल मूत्र का त्याग करते हैं, वह भी पंचकर्म का एक शॉर्ट पार्ट है। अभ्यंग करते हैं, प्रतिमर्श नस्य लेते हैं, नस्य लेते हैं, दंत धावन करते हैं, पादाभ्यंग करते हैं, कर्ण तेल डालते हैं, कर्णपुरण, यह भी हमारे शरीर में पंचकर्म ही होता है। ऋतुचर्या में पंचकर्म क्या बोला है? तो वर्षा ऋतु में प्रकोपित वायु अगर बढ़ जाती है तो बस्ती कर्म देते हैं स्वस्थ व्यक्ति को। शरद ऋतु में प्रकोपित पित्त का बढ़ने से दोष का विरेचन कर्म द्वारा निकालते हैं। वसंत ऋतु में प्रकोपित कफ को हम लोग वमन द्वारा निर्हरण करते हैं। फिर अधारणीय वेगों को धारण न करना, मतलब अगर मल मूत्र छींक उल्टी प्यास नींद, ये सब जो आई है ये एक शोधन की प्रक्रिया है।
रसायन और वाजीकर और उसमें हम रंग चढ़ाने को जाएं तो वह रंग नहीं चढ़ता है। वैसे ही रसायन और वाजीकरण, वाजीकरण मतलब शुक्र धातु बढ़ाना है, संतान उत्पन्न करने के लिए सेक्सुअल ताकत बढ़ाना है, घोड़े की तरह ताकत लाना है। और रसायन मतलब सभी धातुओं का रसायन करना है, मतलब सभी धातुओं को बलवान बनाना है और आयु को टिका के रखना है, यौवनावस्था लाना है। तो ऐसे में रसायन के लिए हम लोग पंचकर्म कराते हैं। तो हरित की नानम चूर्णानम ऐसा चरक संहिता में बताया है। तो पंचकर्म जब हम करते हैं तो शरीर में बल प्राप्ति होती है। पंचकर्म आगे हम लोग रसायन बनाते हैं तो संपत्ति करने की क्षमता बढ़ जाती है। और वह तभी इफेक्टिव होती है जब शरीर की शुद्धि अच्छी तरह से हो, संशोधन कर्म हो तभी। अभी आप लोगों ने कल परसों के 9 बजे का सेशन सुना होगा। मैं सारे पेशेंट को अभी पहले वमन फिर विरेचन नस्य ऐसे बोल के फिर करने को बोल रहा हूँ, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। फिर रोगानुसार पंचकर्म, तो रोगानुसार पंचकर्म कराते हैं। तो हम लोग किसी भी सीजन में कोई भी पंचकर्म कर सकते हैं आरता अनारता देख के। तो रोगों के अनुसार रोगी का बल देखते हैं, काल कौन सा है, वय देखते हैं, सत्व कैसा है, मन कैसा है, अग्नि देखते हैं। इनकी परीक्षा करके पंचकर्म करने का विधान है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि बलवान प्रमेह रोगी में संशोधन का विधान चरक संहिता में बोला है, बलवान रोगी होना चाहिए तभी हम लोग शोधन कर सकते हैं बलवान प्रमेह में। कुष्ठ रोग में बहुदोष अगर हो जाता है तो वमन और विरेचन का विधान बताया गया है। तमक श्वास में वमन और विरेचन, पहले तमके तो विरेचनम, पहले विरेचन कराना है, बस्ती देना है, उसके बाद वमन कराए तो ज्यादा फायदा होता है। संशोधन से लाभ, अगर हम शरीर की शुद्धि करते हैं तो उससे क्या होता है, जठराग्नि की प्रदीप्ति होती है, रोग शांत हो जाते हैं, बल की पुष्टि होती है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रसन्न हो जाती है। आप लोगों ने जैसे विरेचन वटी का प्रयोग जिन जिन लोगों ने किया है, सबको मालूम ही होगा कितना इंद्रिय मन बुद्धि हल्का हो जाता है, एकदम प्रसन्न लगता है। और संशोधन करने से होता है मनुष्य घात। फिर चिकित्सा का सिद्धांत क्या है, वाग्भट ने बताया, लंघनम बृहणम काले, रुक्षणम स्नेहनम तथा स्वेदनम स्तंभनम च एव जानिते स वयः विषक। मतलब इन 6 उपक्रम को 2 भागों में विभक्त किया है वाग्भट जी ने। अच्छा, मतलब बृहण और लंघन ऐसे बताया। आप लोग अभी इस पर थोड़ा सा विचार प्रस्तुत करिए। मनीषा मैडम 8 साल से अनुभव है, थोड़ा डिस्कशन भी हो, थोड़ा थ्योरेटिकल भी हो। मनीषा मैडम जी आप सुन पा रही हैं या कंचन जी मैडम जी। सुन पा रही हैं? पंचकर्म के बारे हाँ में जी सर। आपका क्या मत है, अनुभव के हिसाब से बताइए। नहीं सुनी सर, मैं आवाज भी कट रही है जी, बोलिए प्लीज। पंचकर्म, पंचकर्म का क्या अनुभव है आपका, पंचकर्म का क्या अनुभव है? हाँ मेरा तो सब कुछ है सर, पंचकर्म तो शायद 80 मैंने के कट दिया, महेंद्र 100% ही आप है। तक मेरी आवाज? आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए मैम बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ मुझे आ रही है, आप बोलिए पंचकर्म के हाँ जी। पंचकर्म जैसे हम जनरली जैसे अनुभव पांचों कर्म बताइए। का भी एक महेंद्र विवेचना। सर आप तक कट जा रही है आवाज। मैडम बोल रही हैं सर, मैडम को बोलने दो सर। हाँ बोलिए, आप बोलिए सर, बोलिए आप। आवाज कट जा रही है हाँ मेरी। ठीक बोलिए। हाँ जी सर, जैसे 5 कर्मों के पंचकर्म ने 5 कर्म की विवेचना जैसे अभी किए हैं, वमन विरेचन नस्य बस्ती और जलाव का उच्चारण, सभी अलग अलग ग्रंथों के अनुसार अलग अलग जो ऋषियों ने इसकी विवेचना की है अपने अपने मतों के अनुसार। तो बेसिकली जो हम 5 कर्म करते हैं ये शोधन प्रक्रिया के रूप में लेते हैं हम। कि मॉडर्न में जैसे डिटॉक्सिफिकेशन को लोग पंचकर्म के नाम से जानते हैं। तो बॉडी में यदि किसी प्रकार की विषाक्तता है या किसी भी तत्व की अवयव की वात पित्त कफ और इसकी वृद्धि हो गई यदि शरीर में हमारे, और खान पान आहार विहार की वजह से दोष दुष्य भी आ गए हैं, तो उसको इन पंचकर्म के विधि के अनुसार शरीर के अन्य अवयवों को बिना नुकसान किए, बिना किसी हार्म किए, हानि पहुंचाए, बहुत अच्छे तरीके से उन दोषों को बाहर करने
की जो विधा है, यही डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्म की सबसे मूल विधा है। तो हम किसी भी प्रकार से, जैसे हम वमन विरेचन भी कराते हैं तो इतने अच्छे तरीके से कराते हैं, पहले परीक्षण करके, हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति है, तो उसकी प्रकृति के अनुकूल हम परीक्षण करके आहार विहार और दोष दूसरे को सबको सब समान अवस्था पे रखते हुए और स्नेह पूर्वक स्नेहन कराते हैं। स्नेहन इतनी अच्छी वर्ड है, स्नेहन करना मतलब मृदुता लाना उसमें, शरीर में काठिन्य को हम मृदु करते हैं पहले, फिर स्नेह पान करा के जैसे हम वमन कराते हैं तो उन दोषों को इजीली करा देते हैं और वो रोगी को किसी प्रकार का कार्मुक्त तो नहीं होता है और वो स्वस्थता को भी प्रदान देती है ये हमारी वमन कर्म। बहुत सारे डिजीज जो हैं, हम तो 80% ही कहते हैं, बट जो वेदों में और ऋषियों के अनुसार जो कहा गया है कि 100% चिकित्सा पंचकर्म ही है, मानेंगे यदि अच्छे से किया जाए रोगी को। तो पंचकर्म के माध्यम से शोधन करके और ग्रहण करना और वया स्थापन करना, जैसे अभी आप बताए कि आयु को भी वहीं पे रोक दिया जाता था। वया स्थापन किसी भी पद्धति में, किसी भी उसमें नहीं है कि हम आयु को रोक सकें। अभी भी मॉडर्न में इसका रिसर्च ही चल रहा है, तो उसको रोकने की विधा। और अभी जो हम असाध्य व्याधियों पे हम जो काम करते हैं वेदों में, जैसे हम पढ़ते हैं इसमें अष्टांग योग में, सुश्रुत में भी, चरक में भी, कि ये त्रिदोषज है और ये इसकी ये कंडीशन है, तो वैद्य को इसकी चिकित्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन कंडीशन में भी हमारे प्रैक्टिकल में, प्रयोगों में जो भी हम किए हैं या हम पढ़ते हैं या गुरुओं के अनुसार जो भी सुनते हैं, तो असाध्य व्याधि भी साध्य हो जाती है पंचकर्म के माध्यम से। और चिकित्सक को यश और पुण्य लाभ सभी मिलता है। तो पंचकर्म एक छोटे से उसमें करने की विवेचना तो नहीं है, बहुत ही हम बड़ी और लोग विस्तार है ये, बहुत बड़ा विस्तार है। और इसमें जितना हम करते जाते हैं उतने ही और ये हमको मिलते जाता है इसमें। तो अभी छोटे रूप में तो यही बताएंगे सर कि हमारे शरीर को और असाध्य व्याधियों पर भी हम जैसे विजय प्राप्त करते हैं पंचकर्म के माध्यम से ही। और आयुर्वेद की चिकित्सा भी यही है कि जब तक आप शोधन नहीं करते हैं, जैसे हम बर्तन को साफ नहीं करते हैं, उसमें यदि कोई दूध रखते हैं तो वो फट जाता है और वो काम का नहीं रहता है, उसी तरह यदि बॉडी को यदि शोधित कर दिया गया इन माध्यमों से, पांचों कर्मों के माध्यम से, तो जो अप्रत्याशित लाभ हमको मिलता है। औषधि प्राशन जब इसके कराने का विधान है, जो हम औषधि प्राशन डायरेक्ट जो औषधियां लिखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां लिख देते हैं, गोल्ड की लिख देंगे, भस्म लिख देंगे, सब लिख देंगे, लेकिन ऐसा विधान नहीं है। यदि हम शोधन कर देते हैं तो 50% ही दवा में रोगी को लाभ मिल जाता है और उसको बीमारियों से भी निजात मिल जाती है। जी सर। चलिए, इस टॉपिक पे कंचन मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपने पंचकर्म के बारे में आपका क्या अनुभव है? कंचन मैडम बताइए। प्रणाम सर। बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैम ने भी बहुत अच्छा बताया, आपने बहुत अच्छा बताया। एक्चुअली मैंने तो शमन चिकित्सा ही मतलब यहाँ पे जो मुंबई में जो लोग रहते हैं वहाँ पे शमन चिकित्सा ही मोस्टली वो उनको अच्छी लगती है, मतलब क्योंकि पंचकर्मा के लिए जितना टाइम उनको देना होता है वो नहीं दे पाते हैं। पर मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे जो कि असाध्य व्याधियां है या फिर याप्य व्याधियां है, तो उनमें हमें पंचकर्म देना ही पड़ता है। पेशेंट को हम शमन चिकित्सा देने के बाद भी उतना अच्छा रिजल्ट वहां पे नहीं दिखता है। जैसे कुष्ठ है तो उसमें स्किन डिसऑर्डर्स में तो बहुत ही अच्छा काम करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जरूर ऐड होना चाहिए हर एक व्याधि में। एटलीस्ट जो पेशेंट ले सके, जो योग्य हो, पंचकर्म योग्य हो, ये हमें जरूर देखना चाहिए। पंचकर्म योग्य है या अयोग्य है वो भी देख के, पूर्व कर्म अच्छे से करके मतलब कि पूर्व कर्म में जैसे स्नेहन स्वेदन करना है। और डिसीज वाइज मतलब जैसे कफ के दोष है तो वमन वहां पे होना चाहिए, पित्त के दोष है तो वहां पे विरेचन होना चाहिए, बात वाले हो जो अगर दोष है तो वहां पे बस्ती होना चाहिए। नस्य भी हम यूज करना, हमें करना ही है, शिरो विरेचन जिसे बोला जाता है। रक्त मोक्षण भी किया जा सकता है, जैसे कि अभी विध भी यूज हो रहा है, अभी जलों का भी यूज हो रही है। तो यहाँ पे ना बॉडी को डिटॉक्स करना मतलब कि एक शोधन करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल मैम ने सही बोला कि जो एक दही वाला पात्र है, अगर उसको हम साफ ही नहीं करेंगे और फिर उसमें दूध डालेंगे तो वो फिर से दही जम बन जाता है। तो
वैसे ही बॉडी का होता है। मतलब कितने भी स्वर्णकल्प खिला दो, अगर आपका बॉडी अंदर से साफ नहीं है तो वो इंटेस्टाइन से, हमारे स्टमक से एब्जॉर्ब ही नहीं होता है वो मेडिसिन। और यहाँ पे जो हम कर्म करते हैं, जैसे वामन है, तो मैंने बहुत बार की कुंजल क्रिया करके भी बहुत पेशेंट में मैंने रिजल्ट दिखा है। जैसे श्वास वाला पेशेंट है या फिर बहुत एग्रीवेटिंग स्टेज पे कफ उसका है, मतलब ऑलरेडी उसका प्रकोप हो के रखा है, तो उसमें कुंजल क्रिया ने भी बहुत अच्छा फायदा किया है। और विरेचन तो मैं देती हूँ, आपकी विरेचन वटी मैं बहुत यूज की हूँ। अभी नई जो मेडिसिन अभी जी आपने विरेचन वटी, वो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। नस्य तो मैं देती हूँ। बस्ती चिकित्सा भी मैंने यूज की हुई है। पेशेंट को मैंने बहुत बार उनको खुद होके कैसे लेना है बस्ती, वो भी सिखाया है। जैसे उसके आजकल पाउचेस भी आ रहे हैं, तो वो भी मैंने यूज किए हुए हैं। और मैंने उनको मात्रा बस्ती कैसे लेना है, तिक्तक क्षीर बस्ती पॉट में डाल के कैसे खुद होके लेना है, तो वो भी मैंने सिखाया है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं। जैसे मेरा एक पेशेंट था एवीएन का, तो उसमें तो उसे कंटिन्यूअसली मुझे 3 महीना तिक्तक क्षीर बस्ती देना था, अल्टरनेट डेज में मात्रा बस्ती देना था। तो उस पेशेंट को अफोर्ड नहीं हो रहा था कि कोई सेंटर जाके वो हर बार उतने पैसे दे, तो मैंने उसको सिखाया था। 1-2 बार उसने जैसे सेंटर पे जाके, पंचकर्मा सेंटर पे जाके बस्ती चिकित्सा ली थी, तो उसको थोड़ा आइडिया था कि वो कैसे इंसर्ट करते हैं, तो बस उसको प्रिपेयर कैसे करना है वो भी मैंने सिखाया था। और बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं सर। वो पेशेंट काफी अच्छे से इम्प्रूव कर गया, मतलब 3 महीना उसको बस्ती चिकित्सा चलाई गई। और बिल्कुल वो अभी तो मतलब फॉरेन टूर वगैरह करके आया है। एवीएन बिल्कुल एकदम उसका, मतलब मैं बोलूंगी कि 99% वो ठीक है, अभी कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ी है। और नस्य चिकित्सा तो इतनी अच्छी है कि मैं बोलूंगी कि हम प्रतिवर्ष नस्य तो हर रोज कर सकते हैं। और हमने भी करना चाहिए। बच्चों में भी मतलब मैं तो बोलूंगी छोटी छोटी एज में जब बच्चा होता है, कि मैं जब थी तब हमारे मतलब मैं जब छोटी थी तो हमारे टाइम पे तो अभ्यंग होता ही था। 1-1.5 साल तक बच्चों को मालिश कराई जाती थी। अभी के जो पेडियाट्रिशियन है वो थोड़ा सा ये करते हैं कि आप ऑयल मत लगाओ, नाक में कान में ऑयल मत डालो, पर एक्चुअली ये सब पंचकर्मा की ट्रीटमेंट होती है। जैसे अभ्यंग हो जाता है, वो कान में तेल डालना है, नाक में तेल डालना, वो नस्य हो जाता है, कर्णपूरण हो जाता है, नाभि पूरण हो जाता है, पादाभ्यंग हो जाता है, शिरोबस्ती टाइप, मतलब वो बालों में भी उन छोटा बच्चा जब रहता है तो सिर पे भी हम ऑयल का मसाज करते हैं, तो वो जो भी सीवनियां है उसको अच्छा स्ट्रेंथ आने के लिए बहुत ही अच्छा फायदा करता है। मतलब मैं तो बोलूंगी कि हम बचपन से ही पंचकर्मा लेते हुए आए हुए हैं। पर अभी के थोड़े से पीडियाट्रिशियन थोड़ा सा आंखों में इवन अंजन, मतलब जो कि आंखों में काजल लगाना उसको भी अवॉइड करो ऐसे बोलते हैं। पर मुझे लगता है ये सब चीजें जिन्होंने भी बचपन में की होंगी उनकी सब ऑर्गन्स बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब कि कान का जो इंद्रिय जो है हमारी 5 इंद्रिय, तो वो उसकी कार्यशक्ति बहुत अच्छी रहती है इन्हें। तो फिर जैसे कि अभी जैसे ओल्ड एज, जैसे किसी किसी में तो 22-23 एज में ही कि कर्णबाधिर होना है, या फिर आंखों की रोशनी कम हो जाती है, बच्चों में चश्मा लग जाता है, मतलब बहुत सारी डिसीजेस पैदा होती है। तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी एटलीस्ट जो भी कर्म है हम एक घर के प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं, हम पंचकर्म सेटअप करके भी कर सकते हैं। जी सर। ठीक है डॉक्टर महेंद्र सर, अभी हम 4-5 दिन केवल पंचकर्म पे ही बात करने वाले हैं। तो अभी जो मैं आगे नहीं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा करेगा। मैं सभी वैद्य लोगों का अनुभव सुनना चाह रहा हूँ पंचकर्म का। फिर हम आगे त्रिविध कर्म वमन विरेचन पे बात करेंगे। 5 दिन ये सेशन होने वाला है रोज। तो डॉक्टर महेंद्र सर, आप पंचकर्म के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अपना अनुभव बताइए सर। पंचकर्म के लिए यदि अपन सोचें तो ये पंच कर्म मतलब जो क्रिया कर्म जो कर्म है, और अपने यहाँ 5 कर्म फेमस हैं। कि पंचकर्म जो अपन 5 कर्म मानते हैं वो शोधन ही मुख्य रूप से कर्म करते हैं। लेकिन बीमारी के हिसाब से आपने बताया, जैसे बीमारी के हिसाब से कभी भी हम कोई सा भी कर्म कर सकते हैं। स्पेशली जैसे कफ के रोग हैं, इस समय आप चल भी रहे हैं और अपन को वमन कर्म करना है, तो उसकी जो वमन की योग्य है या नहीं, ये विचार तो सबसे पहले करना ही चाहिए। उसके बाद में द्रव्य का जो परीक्षण या द्रव्य की जो मात्रा वगैरह है उसका प्रयोग भी अपन को करना ही चाहिए। इसके अलावा दीपन पाचन इसमें सबसे पहला कर्म होता ही है। और कई बार जैसे मैडम कह रही थी कि उसकी सेटअप वगैरह जैसे पड़ती है, जिसमें जैसे अपन लघु जो वमन करते हैं
या लघु विरेचन करें तो, और तीसरा मात्रा बस्ती, इसके लिए किसी भी विशेष सेटअप की अपन को जरूरत नहीं पड़ती। एक पेशेंट था, उसका श्वास का मरीज था वो, और उसको बच्ची थी, वो ज्यादा उम्र नहीं, 27-28 साल की थी। मैंने उसको करीबन 15 दिन तक उसको समन चिकित्सा के लिए सारा कुछ प्रयोग किया, रिलीफ नहीं मिल रहा था। मैंने उसको लघु वमन दिया और उसके बाद में तीसरे दिन उसको रिलीफ मिल गया। तो मेरे हिसाब से लघु वमन का प्रयोग तो अपन कर ही सकते हैं। और अपने शास्त्रों में जैसे कटी शूल वगैरह के लिए प्रयोग किया है कि सबसे पहले जब तक आप वमन नहीं कराओगे, जब तक आपको कटी शूल में आराम नहीं मिलेगा। सबसे पहले कटी शूल में वमन आवश्यक है। तो इन चीजों का भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। यदि अपन पूरा क्लासिकल वमन नहीं करा सकते या विरेचन नहीं करा सकते, जैसे आपने अपनी अपनी बटी का प्रयोग किया, तो उसकी बटी के हिसाब से जो आपकी विरेचन बटी है, उसका अपन जनरली में बिना किसी लाग लपेट के या बिना किसी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट के अपन उसको उसको दे सकते हैं। एक दिन का उसको दीपन पाचन ज्यादा से ज्यादा दे दो, और शाम को घी के साथ में गोली को दे दो, बस काम सही हो जाएगा। और उसके बाद में संशोधन क्रम भी ज्यादा नहीं होता है, 2-3 दिन का होता है। तो इस तरह अपन पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। कुछ पेशेंट के लिए जो दोष हैं, दोष उत्कृष्ट हो रहे हैं, सीधा सा सिद्धांत है, जो दोष अपने आप निकलने के लिए तैयार है, उस दोष को निकालना, यही अपना पंचकर्म की अपनी सबसे बड़ी विधा है। यही इसी के कारण है। पक्वासे में वायु बढ़ रही, तो बस्ती जब तक अपन नहीं देंगे, पक्वासे में जो वायु अति मात्रा में बढ़ रही है, जिस उसका जो ज्यादा मात्रा में परेशान कर रही है, पेन वगैरह जो हो रहा है, तो देख लिया अपने बात का रोग है। तो अपन जब बस्ती का प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक वो आराम नहीं मिलेगा, चाहे अपन कितना भी उसको और मेडिसिन देते रहे, कोई रिलीफ नहीं मिल पाता। वमन में मैं बता ही रहा हूँ, जैसे श्वास के रोग हैं, या फिर किसी तरह का कोई कफ का रोग है, क्योंकि दोष अपने आप अम्ल पित्त है, ऊर्ज अम्ल पित्त है, कि ऊर्ज का ये जो प्रक्रिया है सारी अपन को करनी पड़ती है। और अपन का जो उल्टा क्रम चलता है कि यदि ऊपर के रोग हैं तो विरेचन करा दें, विरेचन के यदि अधोभाग के रोग हैं तो वमन करा दें। तो ये सारी प्रक्रियाएं अपने को करनी पड़ती हैं। इनको इन सबको शास्त्रों को ध्यान रखते रहिए। यदि अपन क्लासिकल नहीं करा सकते, तो थोड़ा सा जो हल्का लघु जो बताई है स्थिति, उसमें करा सकते हैं। कई बार एक अनुभव बताया था किसी चिकित्सक का ही था शायद, मेरे हिसाब से, कि एक बच्चा था 8-7 साल का, तो उसको बहुत ज्यादा खांसी जुकाम हो रहे थे बार बार में। तो उन्होंने कहा इसको कैसे दवाई दूं? तो उन्होंने उसको मदन फल का चूर्ण बना के और वैसे उसको खिला दिया कि उसको दूध पिला देना, दूध पिलाने के बाद ये चूर्ण इसको चटा देना। और चूर्ण चटाने के बाद उसको उल्टी हो गई। उन्होंने कहा हाथ नहीं कि उल्टी हो गई, उन्होंने कहा कि मेरे पास फोन आया उस पेशेंट का, उल्टी हो गई, लेकिन उन्होंने उस प्रक्रिया को बिना जाने करवा दिया और उनका काम हो गया। उसके बाद में संशोधन हो गया और काम हो गया। तो कई बार इस तरह की स्थिति भी अपने को बच्चों को जो अपन वमन वगैरह देते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ, चलिए कंचन मैडम, आप एक बच्ची आई है प्रियंका परमार, स्टूडेंट है, इनसे थोड़ा बात करिए। कंचन मैडम, प्रियंका परमार जी, आप कृपया अनम्यूट करिए। हाँ सर। हाँ हेलो मैम। हाँ, हेलो बेटा, आप कैसे अपने हो बारे आप? में बताइए, क्या हाँ तकलीफ? जी हाँ मैम, मैं अच्छी हूँ। वो मैम, मुझे थोड़े दिनों से है ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रखी है, तो क्या मैं कर सकती हूँ उसमें? सर इनका वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो ऑन करिए, आप वीडियो ऑन करिए, थोड़ा बात करते हैं। और आप अपने बारे में बताइए, आप कौन है? प्रियंका परमार जी, आप कौन है? कृपया अपने बारे में बताइए। हाँ हेलो देखिए। मैम, मैं जामनगर यूनिवर्सिटी से गुजरात में भावनगर में जो आयुर्वेदिक कॉलेज है ना, सेठ जेपी, वहाँ की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। पीएमएस और के स्टूडेंट हैं आप? हाँ हाँ मैम, ओके, आपको क्या तकलीफ, कॉन्स्टिपेशन मतलब आपको क्या हो रहा है? मतलब मैम मेरा स्टूल रेगुलर नहीं आता, तो हार्ड हो रहा है या स्टिकी हो रहा है? हार्ड हो रहा है। हार्ड हो रहा मतलब है, और कभी एक कभी हार्ड होता है और कभी सेमी सॉलिड भी हो जाता है, ऐसा होता है। अच्छा, और और आप खाने में चेहरे पे पिंपल्स भी है, बहुत ज्यादा पिंपल्स भी दिख रहे हाँ, हैं। अभी अभी मैम मैं थोड़े दिनों से, एक वीक से है ना, वो मेथी होती है ना, मेथी दाने, उसको रात में भिगो देती हूँ और सुबह उसका पानी पी जाती हूँ। तो मेरे चेहरे पे बहुत अच्छा अच्छा असर हुआ है उसका। जी, आप खाना हॉस्टल का खा रहे हो, मतलब मेस का खा रहे हो? हाँ मेस का, हाँ। रात का जागरण कर रहे हो पढ़ाई करते समय? हाँ मतलब थोड़ा सा हो कितने जाता है, एक बज जाता है। और दोपहर में कितने बजे सोते हो? दोपहर में हमारा ब्रेक होता है 1 बजे से 2:30 बजे तक, तब मैं सो जाती हूँ। तो खाना कितने बजे खाते हो, लंच?
हाँ, तभी 1 बजे खाते और फिर सो जाते हैं। तुरंत सो जाते हो ना, ये भी गलत कर रहे हो, रात का जागरण भी गलत कर रहे हो। और फिर रात का खाना कितने बजे होता है? रात का खाना 9 बजे। हाँ, 9 बजे खा रहे हो, वो भी लेट हो रहा है ना आपको। तो हाँ आप हाँ। आपको मतलब कॉलेज तो जल्दी छूट जाता है आपका, तो थोड़ा सा ये आपको टाइमिंग थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। खाना चबा के खाते हो या टीवी देख के, मूवी देख के, या मोबाइल देख के? हाँ मैम, मोबाइल देख के खाते हैं। हाँ, तो उसे भी बंद करना है। ठीक है। और पहले कभी होता था क्या ऐसे कॉन्स्टिपेशन आपको? हाँ मैम, पहले से भी थोड़ा थोड़ा रहता ही था। ठीक है। मतलब और मेरी अभी बात प्रकृति है ना, तो रुक्षता, और ये पहले से ही है ये ऐसा। घी घी वगैरह नहीं खाते हो आप? नहीं मैम। तो घी मतलब रूम पे डब्बा ला के रखो घी का, है ना। आप मेस में जाते हो तब लेके जाना उसे, दूध वगैरह पीते जाओ, है ना। फ्रूट्स वगैरह अभी अवेलेबल होते हैं, या फिर जैसे आपका हॉस्टल लाइफ चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा ये चीजें आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ठीक। चीजें एक्चुअली मिस हो जाती है हॉस्टल लाइफ में। तो इसी वजह से, एक तो वात प्रकृति है तो आपको पता होना चाहिए वात प्रकृति के हिसाब से आपका डाइट कैसे होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पे हाँ प्लेटफॉर्म पे सुना भी होगा। तो आप थोड़ा सा उसे सही ढंग से करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है आपके खाने में भी एक एक ही चीज मतलब बार बार आती होगी। हाँ मैम, स्प्राउट, ऐसे ही होता है मेस में तो क्या। हाँ स्प्राउट्स है या फिर रूखी चपाती है ना। तो वो भी एक हाँ। कारण हो सकता है। थोड़ा घी और दूध ऐड करो और हर एक निवाला अच्छे से चबा के खाने की कोशिश करो। रात का जागरण बंद करो। दोपहर का सबसे पहले तो सोना बंद करो, सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाओ और रात में 10 बजे सो जाओ। आपकी पढ़ाई वैसी ही होती है, और सुबह उठ के पढ़ाई जो करता है ना वो पढ़ाई ज्यादा याद रहती हाँ, सही बात है मैम। है ना। तो और ये पिंपल्स भी आपके चले जाएंगे, आपका फेस भी क्लियर हो जाएगा। मेथी दाना तो ठीक है कि आपने वो ऐड किया है, पर ये जो चेंजेस है ना वो भी होने चाहिए। हाँ ठीक है मैम। हाँ, अभी आपको और 5 साल निकालने हैं तो ये चेंजेस थोड़े करो। बाकी मेंसेस वगैरह रेगुलर है? हाँ मैम, वो तो रेगुलर है। और स्ट्रेस लेवल कैसा है, चिंता करने की आदत? नहीं मैम, चिंता तो नहीं होती कोई इतनी ज्यादा। हाँ, तो पढ़ाई का स्ट्रेस लेके मत पढ़ो। हाँ। आयुर्वेद बहुत अच्छा है, आप उसको मन लगा के पढ़ो, क्योंकि ये आपको काफी आगे लेके जाने वाला है। तो अभी से अच्छा पढ़ो, नहीं तो श्लोक देख के ही आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक तो प्लेटफॉर्म पे आए हो तो आपको ये सब डर निकल जाएगा यहाँ से ही। क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों के जो केसेस है वो देख रहे होंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प भी हो जाता है कि चलो ये हमें हमें क्या क्या करना है, किस टाइप के डिसीजेस देखते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम रखो, कोशिश करो थोड़ा योगा प्राणायाम वॉक ऐड करो, है ना। खाने में आपको मैंने अभी समझाया, योगा प्राणायाम समझाया। अभी मेडिसिन जो है, मेडिसिन में आप देखो कैसे है कि आप पीरियड्स आपके रेगुलर आ रहे हैं, हाँ मैम। पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे हम्म। ना जो डाइट चेंजेस करके, और मैंने जो भी मतलब आहार और विहार चेंज करके करने के बाद अगर मेडिसिन ऐड करना है आपको, तो आप हम्म। कुछ दिन के लिए जैसे कि अभयारिष्ट ऐड करो, ठीक है मैम। आरोग्यवर्धिनी ऐड करो। ठीक है मैम। ठीक है, ये दो मेडिसिन आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए एकदम फायदेमंद है। इसके सिवा हम्म। आप आपका फेस अभी अच्छा करना चाहते हो तो इसमें आप कायाकल्पवटी भी ऐड कर सकते हो, जो पतंजलि फार्मेसी में आसानी से मिल जाती है। इसमें आप लेप चाहते हो तो कांति लेप आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इतना भी आप करते हो ना तो आपको काफी ज्यादा चेंजेस मिलेंगे। पर कैसे होता है ना, निदान परिवर्जन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है और सेकंड हमारी मेडिसिन होती है। तो इसलिए मैंने आपको कम मेडिसिन में ज्यादा फायदे मिले, इस हिसाब से ये 3 ही मेडिसिन बोली है, उसको अच्छे से फॉलो करो बस। ठीक ठीक है है। मैम। और ये मेडिसिन किसके साथ लेनी है मैम? जैसे आपने आरोग्यवर्धिनी अभयारिष्ट के साथ लेनी है, आप इसे खाने के पहले ले सकते हो, मतलब कि ब्रेकफास्ट के पहले, अच्छा। हाफ एन आवर बिफोर ब्रेकफास्ट ऐसे लो। और आपको मैंने दूसरा मेडिसिन क्या बोला अभी, काया कायाकल्प। कायाकल्पवटी, उसे भी आप उसी के साथ ले सकते हो, मतलब एम्प्टी स्टमक ही जाएगा ये बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर डिनर, ऐसे 2 टाइम। बाकी आफ्टर मील्स वाली मैंने कोई मेडिसिन नहीं बताई। आप खाने में बस घी खाओ, खाने के ठीक। साथ खाना है आपको। मतलब दाल चावल पे डाल के या फिर चपाती पे लगा के,
और पानी भी प्यास लगे तब पानी भी पीना है, पानी का इंटेक भी हो आपका, एटलीस्ट 1 लीटर तक जाए, मतलब प्यास लगे तो पीना है पानी, ठीक है। क्योंकि ये आरोग्यवर्धिनी आपका दीपन पाचन भी करेगी, वातानुलोमन में भी फायदा करती है, यकृत को बलवान करने के लिए भी एक काम में आती है, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक जी यू सर, मैम। वेलकम। हाँ, किसी को और ऐड करना है इनके ट्रीटमेंट में, कुछ ऐड करना है कर सकते हैं। शशि मैडम, महेंद्र सर कुछ ऐड करना चाहते हैं? कब का टाइम चल रहा है? इसे बच्ची को शिवाचार पाचन देना चाहिए, क्योंकि इसकी शायद भूख कैसी लग रही है? क्या भूख सर? कैसी लगती है? भूख कैसी भूख लगती है? बहुत ज्यादा नहीं लगती, मतलब हाँ, तो मीडियम सी। शिवाचार शिवाचार तो पाचन शुरू चालू कर दो, इसके दोनों काम हो जाएंगे उससे, क्योंकि कब का टाइम चल रहा है इस समय, तो उससे हाँ उधर दोनों काम हो जाएंगे वो। ठीक है सर। और मात्रा बता दीजिए, कितना कितना लेना है मात्रा? आधा चम्मच सुबह शाम, ठीक है खाने सर। खाने के बाद ले लो इसको, जिससे आपका डाइजेशन भी हो जाएगा, मोशन भी साफ हो जाएगा, क्योंकि उसमें हरड़ वगैरह सारा कुछ है, हिंगवाज का उसमें योग है, इसलिए वो सारा कुछ कर लेगा अपने आप। ठीक है सर। और किसी को ऐड करना है तो कर सकते हैं, सर ने अच्छा बताया। नहीं, ठीक है, तो आप प्रियंका जी ऐसा करिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है ठीक सर, है, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, हरिहर सर, सोमनाथ के डॉक्टर, आप पंचकर्म के बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? आदरणीय जी हरिहर सर, सर, हाँ, आप अपना अनुभव बताइए। आपने रोबरी ने तो अच्छा बताया। अभी तो मेरा हाँ अनुभव में तो अभी मैंने वमन कर्म विरेचन और तिक्तक्षीर बस्ती ये किया हुआ है। हाँ, तो और क्या उनके अनुभव है वो बताइए। इसका अनुभव सर बहुत अच्छा रहा है, और इनसे ज्यादा फायदा भी होता है। जी, कैसे कैसे बीमारियां ठीक होती है बताइए ना, सब सुनना चाह रहे हैं, नए लोग हैं सब लोग। मैंने सर वो अम्लपीत, कोई पेट की डिजीज, या तो अस्थमा, इसमें सब में दिया हुआ है। तो इन लोगों को अभी तक बहुत अच्छा फायदा है, बहुत ज्यादा। जी, ठीक है सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। यहाँ मुनमुन प्रताप जी, आप कुछ पंचकर्म का अपना अनुभव बताइए सर। जी प्रणाम सर। तिक्तक्षीर का भी मैंने अनुभव किया है सर। तिक्तक्षीर बस्ती 6-7 महीना मैंने रेगुलर लिया था। हाँ, उससे क्या फायदा हुआ? ज्यादा फायदा हुआ पेट में, फिर कंपन में, ये हाथ में थोड़ा कंपन था, उसमें भी ज्यादा फायदा हुआ। जी सर। हाँ, मुनमुन प्रताप जी, आप बताइए सर, आपका क्या अनुभव है पंचकर्म के बारे में? हाँ जी प्रणाम सर। मैं मतलब दो चीज का बताता हूँ सर। एक विरेचन का, मैंने क्लासिकल विरेचन करवाया था अपना सर। तब से मुझे आयुर्वेद पर बहुत ज्यादा विश्वास भी बढ़ गया सर, और मैं रुचि बहुत ज्यादा बढ़ गया सर। मतलब ये हो रहा था कि मुझे हेयर फॉल भी हो रही थी, और हेयर मतलब खलीते पलीते की शिकायत थी, और मेरा एक पेट मिनट सही। रुकिए, हरिहर सर थोड़ा म्यूट रखिए। हाँ, मुनमुन प्रताप जी बोलिए सर। जी सर, मेरा खलीते पलीते की शिकायत थी, और पेट मेरा सही नहीं था सर। मतलब कब्ज की भी समस्या रहती थी, और खाना सही से पचता नहीं था सर। तो अपने कॉलेज में गए थे, तो मेरा पहले सबसे पहले दीपन पाचन करवा के उन लोगों ने, और घृत पान करवाया साहब, मतलब घृत सिद्ध लक्षण लक्षण आने तक। उसके बाद क्लासिकल विरेचन करवाए थे, तो मेरा टोटल कफान तक हुआ था, मतलब 22 बैग आए थे टोटल। तो उसके बाद मेरा बहुत अच्छा, हल्का हल्का फील कर रहे थे, बहुत अच्छा। मेरे शरीर में जितना जो कब्ज की समस्या थी, और भी बहुत सारा जो समस्या था, सब खत्म हो गया सर। भूख समय पे लगने लगा, सब चीज होने लगा सर। ये तो एक तो मेरा ये विरेचन का अनुभव रहा सर, खुद के ऊपर ये किया हुआ। और उसके बाद होने के बाद मेरा चेहरा अलग से, मतलब जो स्किन ग्लो करने लगा, शाइनिंग होने लगा सर। हेयर फॉल की जो समस्या थी, खलीती पलीती की, वो भी खत्म हो गई। और उसके बाद मैंने वो विरेचन के बाद फिर मैंने वो किया था सर, विधिकर्म करवाए थे वहां पे जो है ना, सर में। तो उससे भी बहुत अच्छा परिणाम आया था मुझे सर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। आप अभी अपने बाल दिखा सकते हैं, बाल उधर आए जहाँ पे विद्य कराया था। हाँ सर। एक बार देखिए, इन्होंने विद्य कर्म कराया, इनके बाल चले गए थे, अब इनके नए बाल आ गए, देखिए विद्य कर्म से। दिखाइए, वीडियो नहीं ऑन मतलब, करिए। हाँ पहले फॉल हो रहे थे, हेयर गिर रहे थे, अब नहीं गिर रहे हैं सर। हाँ हाँ, हाँ सर। देखिए। हाँ, कहाँ तक चले गए थे बाल? ये देख रहे हैं सर, ये बढ़ रहा था, तो अब रुक गए हैं।
अच्छा। हाँ, और देखिए ग्रे भी हो रहा था, मतलब सफेद भी हो रही थी, वो भी रुक गया है सर। मैंने कंटिन्यू उसका विधिक्रम करवाया था। बहुत अच्छा। ये देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण कि जी सर। पंचकर्म से बाल गिरना, बाल सफेद होना कम हो गया। जी सर। जी सर, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। महाजन सर, आप पंचकर्म के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आदरणीय महाजन सर, जितेंद्र कुमार भांजा जी, कुछ बोलिए आप लोग भी। पंचकर्म का कोई अनुभव बताइए। सर प्रणाम सर। हाँ बहुत बताइए। बहुत सर बहुत अच्छा आपने बताया, और महेंद्र सर, कांचन मैडम ने भी बहुत अच्छा सर बताया। जो कि आपने बोला प्रथमं वमनं पश्चात विरेक अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि निरूहि नावनम तथा। सर बीएमएस पढ़ने के वक्त हमारा जो भुवनेश्वर में एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारा हाउसमैनशिप चल रहा था। तो पंचकर्म में 4 महीना हमारा वहाँ पर ड्यूटी लगा रहा था। मैंने वहां पर दिखा था पंचकर्म। और वो जब चिकित्सा में आया तो सब सामान्य चिकित्सा हम करने लगे, मेडिसिन सिर्फ दिया। लेकिन इसीलिए हमको ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी जो इस प्लेटफॉर्म पर आने से मैंने तो वमन नहीं कराया, लेकिन सबको विरेचन कराते हूँ तो बहुत सारे अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो कि बताया था आपको कि कैसे एक फैटी लिवर का पेशेंट था, इनको कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम लगा रहा था, उनको पेट भरा भरा लगा रहा था। जब उनको वो हफ्ता में 2 बार विरेचन बट्टी लिया तो उस दिन से वो बिल्कुल ठीक हो गया। और उनके बाद भी जो जो दवाई चाहिए उनको सब दिया, वो भी बहुत खुश है, अभी भी हमारा क्लिनिक में आ रहा है सर। और वो इस तरह पंचकर्म का प्रयोग हमने दिखा था। और मेरा एक अनुभव बता रहा हूँ सर। एक पेशेंट जो हमारा ड्यूटी लगा रहा था तो आया था, एक 17-18 साल का पेशेंट, जिनको कि रिकेट्स टाइप का, रिकेट्स नहीं है लेकिन उनका जो ऑस्टियोमालासिया है, उनका जो दोनों जो लेग है उनको थोड़ा कर्व हो गया था। लेकिन उनको जो स्नेहन और स्वेदन कर्म पंचकर्म में कराया गया तो मैंने दिखा 1 महीना के बाद उनको बिल्कुल वो खड़ा होके चलने लगा। जो कि एक आसरा बाड़ी से चल रहा था लेकिन वो चलने लगा। तो चरक में एक श्लोक आता है, मेरा शायद याद नहीं, जो कि जिनमें कि बताया हुआ कि एक शुष्क काष्ठ को जब हम स्नेहन करेंगे तो कुछ दिनों के बाद वो भी नमनीय हो जाता है, इसलिए बताया गया है। तो पंचकर्म ऐसा एक चिकित्सा है, परंतु सुश्रुत ने रक्तों को एक दोष मानकर उनको भी रक्त मोक्षण को भी पंचकर्म में लेते हैं सर। ऐसा हमारा अनुभव है। और वो पंचकर्म से शोधन हो जाता है। जो कि आपने बताया, जो दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघन पाच नहीं, जेतु संशोधन शुद्धा न तेसंग पुनरुद्भव। और वो पंचकर्म से दोष का शोधन हो जाता है। और उस शोधन होने के बाद जो मनीषा मैडम ने बताया कि जब पात्र में खीर डालने से अशुद्ध पात्र में वो कट जाता है, कोई काम को नहीं आता है। सिमिलरली जो अशुद्ध शरीर में औषध प्रयोग करने से वो अच्छा काम नहीं करेगा, पहले शरीर को शुद्ध करना पड़ता है। इसीलिए पंचकर्म एक शोधन चिकित्सा है, जिसको करने के बाद हम जब औषध का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा ही फायदा मिलेगा। हमने भी प्रैक्टिकली दिखा है, और भी सर दिखा है जो भी नेत्र पूरण करते हैं। और वो हमने भी उस टाइम पर दिखा है कि जो लोग आर्मी में जाते थे वो बच्चे लोग सब आ रहे थे हॉस्पिटल को, जिनको कि आंखों में प्रॉब्लम था, मायोपिया, मेट्रोपिया, ये सब प्रॉब्लम जो हो रहा था। लेकिन उस समय जो पंचकर्मा हॉस्पिटल में शिरोधारा और नेत्र तर्पण जो करके उन्होंने उन बच्चों के भी सब ठीक हो जाते थे। उस टाइम पे हमने दिखा था, लेकिन प्रैक्टिकली हम जब चिकित्सा को आए उसको प्रयोग नहीं करते थे। अभी हम थोड़ा थोड़ा करने लगे हैं। तो पंचकर्म ऐसा एक चिकित्सा है जो कि बहुत अच्छा ही फायदा करता है। इतना सर बताऊंगा सर। अच्छा, तो यहाँ पर खुशबू जी हैं, आप हैं? खुशबू जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो एक बार अनम्यूट करिए। खुशबू जी। हाँ सर, हाँ, हाँ सर, नमस्ते। वो, हाँ, प्रियंका परमार जी आपकी क्लासमेट है ना? हाँ सर। तो अभी आपके जो सर हैं, डॉक्टर अनिल कुमार हाँ अग्रवाल सर, उनको मैंने हाँ 51 हाँ गोलियां विरेचन वटी गिफ्ट भेजा है, उनको कल हाँ मिलने सर। वाली है। ठीक है? हाँ हाँ। तो क्या करना है कि वो बच्ची को 100 ml गाय का घी खिलाना है दिन भर में, हलवा में, उपमा हाँ में, सब्जी में, रोटी में, दिन भर में घी खिला देना है। और रात को वो हाँ विरेचन वटी एक गोली दे देना है।
छुट्टी के दिन। ठीक तो वो रात को ठीक है लेंगी, सर। 3 बार वेग आएगा, 3 बार अच्छे से पेट साफ होगा, और बंद करने हम्म। के लिए 2 नींबू का पानी पी लेना है, बंद हो जाएगा। और उस दिन मूंग दाल का पानी पी के रहना है। जब भूख लगेगी तो खाना खाना है, या खिचड़ी खाना है, तो वो विरेचन हो अच्छा, जाएगा ना पूरा। मतलब पहले उसको मूंग दाल के पानी पे रहना है सुबह शाम? पहले नहीं, पहले नहीं, पहले घी खाना है, हम्म, स्नेहन हाँ हाँ, करना है। पहले तो 100 ml घी। हाँ, फिर रात को वो हम्म गोली खाना है, विरेचन वटी हम्म, खाना है। छोटी गोली है, जैसे हाँ आप बिंदी लगाती है ना, वैसी हाँ छोटी सी हाँ गोली है, वो रात को खाना हाँ। है। तो हम्म मॉर्निंग में 3 बार विरेचन होगा, पूरा पेट साफ हो हम्म, जाएगा। पेट साफ हो हाँ जाएगा तो जब पेट साफ हो गया, उस दिन मूंग दाल का पानी पीना है। ठीक मूंग है दाल सर। लेके आना है बाहर से, पानी में बॉईल हाँ कर हाँ। देना है, पानी में हम्म। बॉईल कर देना है, मुंह फेंक देना है, वो हम्म, पानी पीना है बस पूरा दिन नमक डाल के। ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ, ऐसा करिए, फिर देखिए उनका कितना विरेचन से पूरा फेस अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, वो अनिल सर से लेनी है क्या? हाँ, वो कल मिलेगा उनको, मैंने भेजा है गिफ्ट। 51 ठीक है। गोलियां। ठीक चलिए, है सर। हम ओके एक सर। न हम डॉक्टर वीना मैडम से बात करना चाहेंगे। डॉक्टर वीना मैडम, आप पंचकर्म का अनुभव कुछ बताइए। आपके प्रैक्टिस में कैसा अनुभव है पंचकर्म का? हाँ सर, करती हूँ मैं पंचकर्म। कब से? आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम उपदेशेषु विधेय परमादरः। हमें आयुर्वेद के प्रति और उसके उपदेश के प्रति हमें नितांत आदर है। हम जो चिकित्सा करते हैं वो शोधन, शमन और शोधन, इस दो प्रकार की चिकित्सा करते हैं। प्रायः बहुसंख्य वैद्य शमन चिकित्सा ही ज्यादा करते हैं, मगर शोधन चिकित्सा का साथ मिल गया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। जब दोष का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है, तब सिर्फ शमन शमन चिकित्सा से रिजल्ट नहीं मिलते, जो शोधन से मिलते हैं। शोधन का अष्टांग हृदय में, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 25वां श्लोक है, पहले अध्याय में, शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम बस्तिर्विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। सब श्रेष्ठ वैद्य है, तो सबको कौन से पंचकर्म है ये नहीं मैं बताऊंगी, मगर मैं अभी रिसेंट का 2 दिन पहले का ही पेशेंट है, उनका मैं बता देती हूँ। हमारे डॉक्टर साहब का, डॉक्टर विश्वास जी का एक पेशेंट है, जो हमेशा उनका आयुर्वेद के प्रति कोई भी उनको विश्वास नहीं है, ज्यादा नहीं लेते, एलोपैथी का ही लेते हैं। रात में डॉक्टर साहब को फोन आ गया 3:30 बजे कि नाक से बहुत खून आ रहा है, तो विजिट को डॉक्टर निकल रहे। तो मुझे बोल रहे कि कुछ मालूम है तो मुझे बोल दे, नहीं तो तू साथ चल मेरे। तो मैं भी उनके साथ गई, तो बहुत ब्लीडिंग हो गया, हो रहा था हमारे सामने ही। 100 मिली इतना ब्लड हो गया, पूरा रेड कलर का ब्लड था। मैंने वो हमारे डॉक्टर को बोल दिया कि ये ऊर्ध्व रक्तपित्त है। पेशेंट को तो हिस्ट्री देने की कुछ यही नहीं थी कि वो हम गए तो बैठ के, तो डॉक्टर जाने के बाद उन्होंने वो ब्लीडर बंद कर दिया, नाक में बैंडेज पट्टी डाल दी और ब्लीडर बंद कर दिया। तो हम साथ में मैंने मेडिसिन ही ले गई थी, रक्त चंदन ले गई थी, वासा ले गई थी, क्योंकि ऊर्ध्व जो रक्तपित्त में वासा बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और टंकन टंकन ले गई, नहीं टंकन नहीं, गोदंती ले गई थी, और प्रवाह भस्म मैं पूड़ी बना के लेके गई थी। कैसे तो भी बहुत ब्लीडिंग हो रहा था, और आधे घंटे हम वहीं ठहरे। बाद में हम वापिस आए, 7:30-8 बजे तक अच्छा था पेशेंट, थोड़ी नींद भी उसको लगी। और बाद में आधे घंटे के बाद 8 बजे शायद उनका फिर सुबह फोन आ गया कि फिर से उनको छींट आई, तो फिर से ब्लीडिंग हो रहा है। तो बहुत, उस बाथरूम भर गया ब्लीडिंग से। तो एलोपैथी का ही दे दो,
हमें ऐसे पुड़िया नहीं चाहिए, ऐसे पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव बोल रहे। डॉक्टर बोले कि एलोपैथी से ये बहुत अच्छा है, 2 पुड़िया ले लो, और उनका कम हो गया ब्लीडिंग। तो मैंने डॉक्टर जी से बोला कि उनको विरेचन देना चाहिए। हमने फटाफट विरेचन दे दिया। विरेचन में 3 दिन पूरा विरेचन उनको चालू है। 4 चम्मच एरंडा तेल लेने को बोल दिया था। रोज विरेचन लिया, तो अभी नहीं, उनको ब्लीडिंग पूरा बंद है, पूरा बंद है। और हिस्ट्री मिली कि वो बहुत ज्यादा, उन्होंने 2 लीटर की एक वो जो ड्रिंक मिलता है ना ठंडा, क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड ड्रिंक, तो 2 लीटर की बॉटल उनके वाइफ ने दिखा दी कि 2 लीटर में के जो आसपास 1 लीटर 1.5 लीटर उन्होंने डेढ़ दिन में पी लिया। और उसकी वजह से हेतु तो मुझे यही मिल गया, बस इतना ही। और दही ज्यादा खाते हैं, बस ये दो दो ही मतलब हेतु रक्त की मुझे मिल दृष्टि गए। हुई, पित्त की भी दृष्टि हुई, हाँ, हाँ, ऐसा रक्त हेतु पित्त मिला। की दृष्टि हुई, और विरेचन से, विरेचन का बहुत तो इजी। आपने हम आपने विरेचन क्यों कराया, ये सबको बताइए, क्यों विरेचन ही क्यों सिलेक्ट किया आपने? ऊर्ध्वक रक्त ग्रंथ में हमारे बोल दिया है कि ऊर्ध्वक रक्तपित्त है तो हम विरेचन ही देंगे, और अधोग रक्तपित्त है तो हम वमन देंगे। जी यही कारण है उसका। जी, और बहुत अच्छा बताया। पित्त प्रधान है, रक्त दुष्टि हो गई, विस्त्र गंध कैसा होता है, हमने पूरे घर में वो विस्त्र गंध का वास आ रहा था। इतना पित्त प्रकोप था उनका। और हमेशा ही विरेचन, हर अनेक व्याधि में विरेचन का उपयोग होता है। कामला में हम अच्छा विरेचन को सद्यो विरेचन देते हैं, उसमें तो पूर्व कर्म कुछ नहीं रहता। और ये क्या नागिन या विसर्प, विसर्प। हाँ, विसर्प, हाँ, हर्पीज, हाँ, विसर्प में हम सद्यो विरेचन ही देते हैं। अनेक व्याधि ऐसे हैं जो विरेचन से ये होते हैं, आराम मिलता है। सद्यो फलदायी चिकित्सा विरेचन और बस्ती और रक्त विस्त्रावण, ये तात्काल उसका रिजल्ट मिल जाता है। वमन तो ज्यादा, और भी डर है वमन का मुझे, तो आप क्यों डर रही है वमन तो वमन का? मैं आपको वमन दिखाऊंगा ना। हरिहर सर ने 100 लोगों को करा दिया है, अभी इस साल 1000 लोगों को कराने वाले हैं मार्च से, आप देखिएगा। डरने वाली बात नहीं है, आप मेरे क्लिनिक में मैं आपको दिखाऊंगा इतने सारे, कोई हाँ डरने ना, वाली। हाँ हाँ। बस एक पेशेंट को किया था बहुत पहले, वो जो डर दिल में बसा है ना, तो वो बहुत बैठा है। आप और अभय अभय सर से पूछिए, अभय सुनावने सर, पिछले साल वमन किया था, कितना फायदा हुआ। डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है। हाँ, होता आपको है। मगर और एक यही पेशेंट का कि उसका ब्लड प्रेशर डॉक्टर ने हमारे देखा, तो उनको 180 100 इतना ब्लड प्रेशर लग रहा था। तो मुझे बोल रहे थे कि क्या रेफर करेंगे, क्या रेफर करेंगे। मैं बोली आज का दिन मुझे दे दीजिए प्लीज। तो वो चुप बैठे। और दोपहर में जब उन्होंने वही पेशेंट का देखा प्रेशर, तो वो कम हो गया। उसको जो ब्लीडिंग हो गया ना, तो उससे भी प्रेशर कम हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। या सच है या नहीं ये ये मालूम सच नहीं है, रक्त मुझे। मोक्षण एक हाँ, तरह से हो गया तो रक्त प्रेशर कम हो मोक्षण एक प्रकारे हो गया, मैं यही बोल दिया उनको। मगर लोगों का विश्वास नहीं रहता, तो हम रहता है पैसे मैम, रहता है, क्या है ना कि आप वो जो बोलते ना मराठी में मन है कि हा जयद्रथ हा सूर्य, असं काहीतरी मन है ना, हाँ, सूर्य सूर्य हा हा जयद्रथ। जयद्रथ। हाँ, हाँ, वैसा आप प्रूफ करके दिखाइए, सब विश्वास होता है, सब होता हाँ, है। हो रहा है, मगर आखी जिंदगी काटनी पड़ती है वो विश्वास कमाने को। कोई बात नहीं, आपको जितना हाँ, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए, हम जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, हाँ होता है। सर। सब पूरी दुनिया को हम आयुर्वेद में नहीं बना सकते हैं, वो विष्णु भगवान ने कलयुग बनाया है ना, तो एलोपैथी भी बनाया विष्णु भगवान ने, तो बस वो चलने ठीक है, दीजिए, हम तो भी।
बस्ती के तो कितने अच्छे अच्छे अनुभव आते हैं। बस्ती देना चाहिए, हर एक वैद्य ने बस्ती देना चाहिए। निरूह, मैं एक पेशेंट मेरा सबकी तरह सबके पास वो घूम के आया था, एलोपैथी के पास, आयुर्वेदिक लोगों के पास भी घूम के आए। ऐसे घूम के जो पेशेंट आते हैं वो बाद में हमारे कंट्रोल में बहुत अच्छी तरह से आते हैं। तो उनका लगाम हमारे हाथ में आ जाता है। वैसा मेरा एक पेशेंट का लगाम मेरे हाथ में इतना अच्छी तरह से आ गया। उसको इतना कॉन्स्टिपेशन था कि वो 3-3 4-4 दिन उसको कुछ लेने के बाद भी, दवा खाने के बाद भी उसको स्टूल पास नहीं होता था। तो वो कृष्ण वर्ग वर्ण हो गया था, वात प्रकोप इतना था और आंत्र इतने रुक्ष हो गए थे। मैंने उसको सलग मात्रा बस्ती 1.5 साल दे दिया, कुछ बात ही नहीं सुनी। आराम होना चाहिए तो मात्रा बस्ती लेना ही पड़ेगा। और उसके साथ आरोग्यवर्धिनी और ये कपर्दिक भस्म, पंचामृत परपटी और ये दवा सुचेखर उसके साथ, और वो बिल्वया दाढ़ी मावले के साथ मैं देती रही। तो अभी 1.5 साल के बाद अभी उसको कुछ ही मेडिसिन न लेने के बाद भी उसको स्टूल बहुत अच्छी तरह से पास हो जाता है। कभी कभी विपत्तिकर चूर्ण का ही थोड़ा 1 चम्मच इतना उसको कभी कभी लेना पड़ता है, मगर 1.5 साल के बाद उसका पूरा अच्छा हो गया है। रंग भी उसका बदल गया है, कलर बदल गया है, वात प्रकोप कम हो गया है। इतना मात्रा बस्ती कितना सीधा है, इंजेक्शन जो लगाते हैं उससे भी सरल और सीधी क्रिया है मात्रा बस्ती की। देना ही चाहिए मात्रा बस्ती, और पैसा मिलने का और हमारी प्रैक्टिस बढ़ने का यही पंचकर्म ही हमें पैसे मिलते हैं पंचकर्म से ही। बस इतना ही मैं कहूंगी सर। आप पहले मराठी बोलती थी, हिंदी बोलने में कितना तकलीफ था, अभी आपने कंटिन्यू 20-25 मिनट हिंदी में बोला। प्राउड ऑफ यू मैम, आप हिंदी बोलना सीख गई बहुत अच्छे से। मुझे दिल से खुशी हो रहा है, आपकी बात आपने अच्छे से रखा। जी चलिए, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। हम 5 पंचकर्म के लिए 5 दिन देने वाले हैं। थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा प्रैक्टिकल बातें करेंगे। तो हम कल फिर आएंगे, त्रिविध कर्म देखेंगे, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, फिर एक एक वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, इस पे हम बात करेंगे। तो अभी मुझे आज्ञा दीजिए। हम अब लोग 9 बजे मिलेंगे, 9 से 10 के बीच में क्लिनिकल सेशन होगा, तब बात करेंगे। और पंचकर्म से रिलेटेड बातें होंगी तो वो कल होंगी 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू।